हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी की शुरुआत होती है निकोलस नाम के लड़के से, जिसने अभी अभी अपनी डॉक्टर की पढ़ाई खत्म की है और अब वो किसी नौकरी की तलाश में है। लेकिन उससे पहले उसने आज अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती की है। खैर, अब जब वो घर आया तो उसके पिता उसे कहते हैं क्यों ना तुम मेरे साथ ही काम करो। हर लड़के की तरह उसे अपने पिता से डर लगता है। उसे ये अच्छे से पता है कि अगर वो उनके साथ काम करेगा तो हमेशा खुद में ही फंसा रह जाएगा, और इसीलिए उसने रात में ही फैसला कर लिया जहां उसकी उंगली रुकेगी उसी देश में जाकर वो काम करेगा। इसीलिए उसने दुनिया के ग्लोब को घुमाया, बिना देखे उंगली को रोक दिया। जब आंखें वो युगांडा पर ठहरी थी, फिर क्या था, अगले दिन वो निकल पड़ता अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हालांकि ये देश उसके देश के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे डॉक्टर की अहमियत पता है। वो अपनी इस कीमती पढ़ाई को ऐसे अमीरों के बीच गंवाना नहीं चाहता, बल्कि उनकी मदद करना चाहता है जिन्हें सही से इलाज नहीं मिल पाता। और इसमें उसकी मदद करेंगे डॉक्टर डेविड, जो कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल चलाते हैं। बीच रास्ते में उसे कुछ हथियारों से लैस सोल्जर भी दिखाई देते हैं। पूछने पर पता चला कि ये जनरल के सिपाही हैं और ऐसे आना जाना इनका काम है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शहर की अनजान गलियां निकोलस को काफी भा रही हैं। उन्हीं को निहारते हुए वो पहुंच गया अपनी मंजिल पर, जहां उसकी मुलाकात सारा से होती है, जो कि डॉक्टर डेविड की पत्नी है। जब निकोलस वहां के लोगों की गरीबी को देखता है तो उसका दिल मानो छन्नी हो जाता है। यहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए एक वक्त का भी खाना नहीं है, और वैसे इनके देश में सब कुछ है जिससे कि ये अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन बाहर के लोग इनका सब कुछ छीन लेते हैं। पर धीरे धीरे अब निकोलस भी वहां के लोगों के साथ घुलने मिलने लगे। उसे अब ये लोग पसंद आने लगे। और ऐसे ही एक दिन एक शख्स उसे बताता है कि आज प्रेसिडेंट आने वाले हैं, हम सभी उन्हें देखने के लिए जा रहे हैं, तुम भी आना। निकोलस हाँ में जवाब देता है। फिर अगले दिन सारा को लेकर वहां पहुंचता है, जहां प्रेसिडेंट यामिनी अपनी स्पीच दे रहा था, जिसमें वो युगांडा को आने वाले सालों में सबसे अमीर देश बनने की बात करता है। लेकिन उसके लिए वो उनसे सिर्फ एक वोट मांगने की गुजारिश करता है, जैसे ही हर नेता करता है। हालांकि इस देश में वोटिंग के नाम पर सिर्फ मजाक होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट हर उस कैंडिडेट को मरवा देता है जो उसके सामने खड़ा होता है, या फिर उस पर झूठा आरोप लगाकर जेल में बंद करवा देता है। सालों से यही चलता हुआ आ रहा है, जिस चीज को सारा भी अच्छे से जानती है, क्योंकि यही वो काफी वक्त गुजार चुकी है। अब दोनों स्पीच को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन आधे रास्ते जाने पर इनकी कार को रोक दिया जाता है। प्रेसिडेंट के सोल्जर जो कहते हैं कि उन्हें उनकी जरूरत है, क्योंकि प्रेसिडेंट को चोट लग गई है। इसीलिए दोनों फौरन उनके पीछे जाते हैं, जहां वो किसान पर चिल्ला रहा था, जिसकी बेल की सींग से उसे टक्कर हो गई। निकोलस आकर फौरन उनकी मरहम पट्टी करता है, लेकिन बार बार वो सांड उसे परेशान कर रहा होता है, जिसे परेशानी में आकर यामिनी बंदूक से उसे मार डालता है। और ये देख वहां खड़े आसपास के लोग भी हैरान थे। अब उसने यामिनी की बंदूक को कैसे उठाया, वो खुद भी हैरान था। इसीलिए उसने उससे पूछा क्या वो ब्रिटिश है, तो निकोलस ने जवाब में कहा कि नहीं, वो स्कॉटलैंड से है, जिस नाम की उसने शर्ट भी पहनी है। जो देख वो हंसने लगा और कहता है कि अरे मुझे स्कॉटिश लोग बहुत पसंद है, क्या तुम मुझे ये शर्ट दोगे, मैं बदले में तुम्हें अपनी यूनिफॉर्म दे दूंगा। वो मान गया और अदला बदली कर ली। अगले दिन निकोलस के पास हेल्थ मिनिस्टर आकर उसे मुलाकात करते हैं। उसे बताते हैं कि प्रेसिडेंट उससे मिलना चाहते हैं, तो उसे भी चलना होगा। निकोलस भी तैयार हो गया, लेकिन जब वो उसकी कार में बैठा तो बाहर के जो गांव वाले थे उसकी कार के आगे पीछे घूमने लगते हैं। ये सब देख उसे काफी अच्छा लगा कि लोग उसे पहचानने लगे। अब खैर, शहर जाकर वो प्रेसिडेंट के मेंशन, जहां यामिनी ने उसको शुक्रिया कहा कल के लिए जो उसने उसका इलाज किया, उसने उसके लिए ऑफर भी दिया खुद का पर्सनल डॉक्टर बनने का। लेकिन निकोलस को ये काम कुछ खास जमा नहीं, क्योंकि उसे गांव वाले उन गरीबों की मदद करनी थी जो कि हर रोज खुद की जिंदगी से लड़ रहे। लेकिन यामिनी की एक जिद थी, आज की रात वो उसे एक पार्टी में शामिल हो जाए, फिर अगले दिन वो उसे खुद छोड़ देगा। अब इसके लिए वो मान जाता है। फिर रात होने पर वो उस पार्टी में गया, जहां शहर के काफी बड़े बड़े लोग आए थे, जिनसे यामिनी खुद निकोलस से मिलवाता है, जिसमें उसकी तीनों पत्नियां भी थी, साथ में ब्रिटिश हाई कमांड के ऑफिसर भी, जिनसे निकोलस काफी देर तक बातचीत करता है। वही यामिनी अपनी स्पीच देता है। पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर को लौट जाते हैं, लेकिन निकोलस वहीं था कि तभी उसके पास एक आदमी आया, जिसने कहा कि प्रेसिडेंट की तबीयत सही नहीं है, उन्हें आपकी जरूरत है। वो भागते हुए उनके पास गया तो देखा कि प्रेसिडेंट के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और पास में रखी गैस की गोलियों से वो समझ गया कि उसे एसिडिटी है। हालांकि यामिनी को लगता उसे किसी ने जहर दे दिया है, पर ऐसा कुछ नहीं था। कुछ चंद देर की मुशक्कत के बाद उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। इस दौरान प्रेसिडेंट उसे अपने बारे में काफी कुछ बताता है, जैसे वो पहले ब्रिटिश आर्मी में था, क्योंकि उस समय में मेरे पास खाने और पहनने को कुछ नहीं था। उस दौरान वो लोग मुझसे टॉयलेट साफ करवाते थे, और आज देखो मेरे पास सब कुछ है। उनकी बातें सुन निकोलस को काफी अच्छा लगता है। उसे उसके प्रति सहानुभूति होती है, इसीलिए अगले दिन उसने सारा को इत्तला कर दिया कि अब वो वहां नहीं आएगा, बल्कि यही काम करेगा। ये सुन सारा भी थोड़ा हैरान थी।
क्योंकि वो जानती है कि इसका हशर क्या होने वाला है, लेकिन वो उसे कुछ कहती नहीं क्योंकि वो युगांडा में है ना कि लंदन में। धीरे धीरे आपको भी समझ आने लगेगा कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ। अब जब यामिनी को पता चला कि वो यहीं रहेगा तो वो बहुत खुश होता है और अपने हेल्थ मिनिस्टर जोहाना से कहा कि वो निकोलस को उसकी काम करने की जगह बता दे। इसके बाद से ही उसका काम शुरू हो गया। अब धीरे धीरे समय के साथ वहाँ के सभी काम के तरीकों को समझ जाता है। लेकिन एक दिन उसकी उसी हॉस्पिटल में ब्रिटिश हाई कमांड के ऑफिसर स्टोन से मुलाकात होती है, जो बस इतना कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो उसे मांग ले, क्योंकि वो उसके टच में हमेशा रहेगा। निकोलस को समझ में नहीं आया कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है और ना ही उसकी इस बात पर ज्यादा गौर किया। समय के साथ अब यामिनी और निकोलस की दोस्ती गहरी होती जा रही है। दोनों जहां जाते हैं साथ में जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ फैसलों में भी यामिनी निकोलस की राय लेता है। लेकिन एक दिन चीजें काफी बदल जाती है। जब अचानक शहर के बीच एक धमाका हो गया, तभी एक गार्ड आकर निकोलस को बताता है कि प्रेसिडेंट की बेटी की तबीयत सही नहीं है। इसीलिए वो भागते हुए गया तो देखा कि उसे मिर्गी के दौरे पड़े। वो फौरन हॉस्पिटल चलने की बात करता है, लेकिन अभी बाहर जाना सही नहीं है। उसने उसे एक स्लीपिंग इंजेक्शन देकर सुला दिया। के जो कि यामिनी की तीसरी पत्नी थी, उसे पूछा कि प्रेसिडेंट कब आएंगे। उसने बड़ी ही अजीब तरीके से कहा कि वो नहीं आएंगे और आएंगे भी तो सिर्फ अपने बेटे के लिए, मेरे लिए नहीं, लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि तुम्हें उनकी बेटी की जान बचाइए। अब जब ये बात प्रेसिडेंट तक पहुंची तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। उसे एक मर्सिडीज कार गिफ्ट की, जो देख निकोलस भी खुश होता है। इस दौरान यामिनी ने उसे कहा कि ठीक है, फिर पहली राइड तुम मुझे दो। दरअसल आज यामिनी को एयरपोर्ट जाना था, इसके बजाय अपनी कार में बैठने के वो इस कार में बैठकर जाता है और पीछे सारी उसकी आर्मी की कार थी। लेकिन तभी अचानक से बीच रास्ते में कुछ लोग इन पर हमला करते हैं। उन्हें लगता है कि प्रेसिडेंट अपनी कार में होगा, इसीलिए वो उसी कार पर हमला करते हैं। लेकिन आज यामिनी की किस्मत अच्छी थी, वो इस कार में था और बच जाता है। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो अपने ऑफिसर पर खूब चिल्लाए, क्योंकि उसे शक था कि उसके अंदर का ही कोई आदमी है जिसने उसके रूट दुश्मनों को शेयर कर दिया। लेकिन आखिर ये कौन हो सकता है? उसने निकोलस को आगे बुलाया और उसे नई जिम्मेदारी सौंप दी, जो थी उसकी पर्सनल एडवाइजर बनने की। और वहां पर एक सिपाही आकर बताता है, हमने उन्हें पकड़ लिया है जो हमला करने आए थे। तो यामिनी उनके पास पहुंचा और गुस्से में कहने लगा कि तुम लोग नहीं चाहते क्या हमारा देश आगे बढ़े? आखिर बताओ मुझे, इतना क्यों जलते हो मुझसे? अगर मुझे हराना ही है तो इलेक्शन में हराओ। दरअसल दोस्तों, अबोटो अपोजिशन का लीडर है जिसे यामिनी ने एक झूठे केस में अंदर डलवा दिया और इसकी वजह से वो अभी तक इलेक्शन नहीं लड़ पा रहा है। लेकिन अभी भी यामिनी को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर उन्हें कैसे पता चला कि वो कहां से जाएगा। इस बीच वो गौर करता है कि जोहाना कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो सारा शक उसी पर चला जाता है। खैर, वो वापस आकर एक फंक्शन रखता है जिसमें वो लोग ट्रेडिशनल डांस करते हैं। उस दौरान निकोलस के की ओर देख रहा था, जिसको यामिनी नोटिस करता है पर उस समय कुछ कहता नहीं है। अब एक रात जब वो बार में होता है तब उसे जोहाना एक गोरे आदमी के साथ बातें करते हुए दिखाई देता है। इस चीज की जानकारी वो आकर यामिनी को भी देता है, जो सुनकर वो खुद हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो मेरा बहुत ही खास था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता। इधर के और निकोलस काफी बातचीत होती रहती है। इस दौरान वहां पर स्टोन आकर उसे एक हेडलाइन दिखाता है, जो एक जज के बारे में थी जिसने यामिनी के बारे में कोई बिल पास कर दिया है। अब वो 3 दिन से कहीं नजर नहीं आ रहा। ये सुनने पर निकोलस भड़क जाता है। उससे कहता है कि तुम लोग प्रेसिडेंट से जलते हो, कि तुम लोग को हमेशा से जलन है। युगांडा कैसे तरक्की कर रहा है? और ये सुनने पर स्टोन ने कहा कि इसीलिए तुम लोगों को अंधा कहा जाता, क्योंकि जो अनभक्त होते हैं उन्हें नजर नहीं आता कि देश में क्या हो रहा है। अगर सच जानना है तो जाकर अपने हेल्थ मिनिस्टर को ढूंढो। इतना कहकर वो चला जाता है, लेकिन उसकी कही बात निकोलस के दिमाग में बैठ गई। वो सीधा जाकर यामिनी से कहता है कि अब उसे स्कॉटलैंड जाना है कुछ दिनों के लिए। लेकिन यामिनी उसे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अब उसका काम खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसे तो अभी युगांडा को विकसित बनाना है, जो उसने वादा जो किया है। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है और अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। इतना कहकर वो उसे गली से लगा लेता है। ये चीज निकोलस को ठीक लगती है, इसीलिए वो भी रुक जाता है। पर एक दिन जब एक पार्टी के दौरान वो और के दोनों मिले तो उसने उसे बस एक ही बात कही, यहाँ से चले जाओ जितनी जल्दी हो सके। ये सुनने पर वो सीधा अपने घर जाता है। देखा कि टेबल पर युगांडा का पासपोर्ट रखा है, जिसके अंदर उसकी फोटो है। ये देखकर तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने उसके स्कॉटिश पासपोर्ट को बदलकर युगांडा के पासपोर्ट को बना दिया है। यानी कि अब वो क्लेम ही नहीं कर सकता कि वो स्कॉटिश सिटीजन है। और ये चीज अब उसे और परेशान करने लगती है। ऊपर से उन्होंने उसके और भी कई सारे दस्तावेजों को चुरा लिया था, जिससे कि अब वो सीधा स्टोन के पास गया और कहा कि उसने कहा है कि अगर उसे कभी जरूरत पड़े तो उसे याद करना। अब उसे उसकी जरूरत पड़ गई है। उन लोगों ने उसके पासपोर्ट को बदल दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो।
लेकिन स्टोन कहता है कि ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि यामिनी के लोग अब कब्र खोदने की भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लाशों को गीदड़ों और मगरमच्छों को खिला रहे हैं। उसने अपने पूरे अपोजिशन को ही खत्म कर दिया है और उन लोगों को चुन चुन कर मार रहे हैं जो उसके खिलाफ बोलते हैं। पूरा का पूरा गांव साफ हो गया है। तुम्हारी तरह इस देश का हेल्थ मिनिस्टर भी मेरे पास आया था मदद मांगने के लिए, पर उसे भी उन्होंने मार दिया और चील को खिला दिया। इतना सब जानने के बाद निकोलस के जुबान से बस यही निकलता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो स्टोन कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जो यामिनी को बिना किसी रोक टोक के मिल सकते हो। इन शब्दों का क्या मतलब है निकोलस भी समझ चुका था। उसे यामिनी को मारना है, परंतु वो ऐसा नहीं करेगा। इधर दिन ब दिन युगांडा की हालत बिगड़ती जा रही है। लोग अब बीमार पड़ने लगे हैं, ऊपर से यामिनी के बारे में भी लोगों के बीच अफवाहें फैलना शुरू हो गई है। इसीलिए एक दिन वो एक गेम खेलता है और अनाउंसमेंट करता है कि ब्रिटिश सरकार ने उनके साथ खेल खेला है, उन्होंने उसे धोखा दिया है। इसीलिए वो ऐलान करता है जितने भी यहाँ पर एशिया के लोग हैं वो सभी 90 दिन के अंदर निकल जाए, वरना वो उन्हें मरवा देगा। ये खबर आग की तरह फैल जाती है और जितनी भी एशिया के लोग थे वो वापस अपने देश चले जाते हैं। पर निकोलस अभी भी बहुत परेशान है, क्योंकि की प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसे पता था कि उसने उसे धोखा दिया है। और के भी ये बात निकोलस को बताती है और कहती है कि वो तो डॉक्टर है, उसे कुछ करना होगा। पर निकोलस ऐसे बीच सड़क पर कुछ नहीं कर पाएगा। उसे घर जाने को बोलता है और खुद जाकर हॉस्पिटल से दवाइयां लेने लगता है कि तभी वहां पर यामिनी के कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि उसे प्रेसिडेंट ने बुलाया। इतना इसलिए वो बैग लेकर उसके पास गया, जहां पर वो बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसके बारे में मीडिया उल्टी सीधी बातें कर रहा है। लोग हर तरफ उसकी बुराई कर रहे हैं, जो कि वो नहीं चाहता। तो उसने अपने एडवाइजर निकोलस से पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने कहा उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी, जिसमें उन्हें सभी को बताना होगा कि वो उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं और ये सभी लोग जो छाप रहे हैं वो गलत है। यामिनी को उसकी सलाह पसंद आती है। उसने उसी समय प्रेस बुलाई। इधर निकोलस भागकर की के घर गया। वहां बताया कि वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं, लेकिन जब वो हॉस्पिटल गया तो पूरा सन्नाटा था। कुछ लोग एक रूम के बाहर खड़े थे। अब जब निकोलस अंदर गया तो देखा कि वहां पर के की लाश पड़ी है, जिसके हाथ की जगह पांव लगे हैं और पांव की जगह हाथ। ये देखकर वो बहुत रोया और सीधा आ गया यामिनी के पास। उसे एक अनजान टैबलेट देकर कहा कि ये अपने सर दर्द के लिए मंगवाई थी। इतना कहकर वो चला गया, लेकिन वहां उनके पास बैठा यामिनी का एक साथी मोसा को उस पर शक हुआ। उसने फौरन बाहर वाले की सिक्योरिटी से कहकर निकोलस को रुकवा दिया और वापस अंदर आने को कहा। यामिनी ने उसे पूछा। अब निकोलस के पास कोई जवाब नहीं, इसीलिए उसने कुछ कहा कि इन्हें खबर मिलती है कि कुछ आतंकवादियों ने इसराइल प्लेन को हाईजैक कर लिया है, जो कि अब युगांडा पहुंचने वाला है। इसीलिए यामिनी एयरपोर्ट के लिए फौरन निकला, पर वो टैबलेट वो अपनी कार में ही छोड़ देता है, जिसे लेने के लिए जैसे निकोलस आगे बढ़ा, मोसा ने उसे उठा लिया और अपने साथ ले गया। अब एयरपोर्ट के अंदर आने पर उसने सारे पैसेंजर को देखा जिन्हें बंदी बनाया गया है। इस बीच मोसा उस टैबलेट को ले जाकर बाहर एक सिपाही को खिलाने लगा, ये देखने के लिए कि उसमें जहर है या फिर नहीं। तभी वहां पर निकोलस आ गया, जिसने उस सिपाही को वो गोली खाने से रोक लिया। लेकिन अब जोना को यकीन हो चुका है कि इसमें कुछ मिलाया गया है, इसीलिए उसके लोग उसे बहुत मारते हैं। तब तक वहां यामिनी भी पहुंच जाता है, जो उससे कहता है कि मुझे पता था तुम्हारे और के बारे में। तुम्हें पता है मेरे गांव में इसकी सजा क्या दी जाती है? चलो अभी बता देता हूँ। उसके लोगों ने उसकी स्किन में छेद करके वहीं टांग दिया, एक हुक के सहारे। ये सब दूर खड़ा उसके दोस्त देख रहे थे, पर बेचारे कुछ कर नहीं पाते। लेकिन जब यामिनी उसे उसी हालत में छोड़कर चला गया तो वो फौरन आकर उसकी मरहम पट्टी करते हैं और बताते हैं कि अभी कुछ देर में एक प्लेन वापस इजराइल जा रहा है, तुम उसमें जाकर बैठ जाओ और जाकर दुनिया को बताओ कि युगांडा में किस कदर कत्लेआम हो रहा है, कैसे यहाँ के लोगों पर जानवरों की तरह मारा जा रहा है। तुम वाइट हो, इसलिए तुम्हारी बातों पर लोग यकीन करेंगे। वो उन्हीं लोगों में छुपकर प्लेन में जाकर बैठ जाता है। लेकिन यामिनी के लोग वापस आते हैं और उन्हें निकोलस नहीं मिलता, तो वो फौरन इधर उधर छानबीन जारी करते हैं और उन्होंने उस डॉक्टर से भी पूछा जिसने उसकी मदद की थी, लेकिन उसने उन्हें कुछ नहीं बताया, जिसकी सजा उसे मौत मिलती है। अब जब तक यामिनी को पता चला उसे भागने का, तब तक प्लेन उड़ चुका था। वो कुछ नहीं कर पाता। कुछ इस तरह से निकोलस इस नरक से बाहर निकल पाया, जिसे पहले तो स्वर्ग माना जाता था। ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यामिनी को इस दुनिया का सबसे क्रूर शासक कहा जाता है, जिसके सर पर तख्त का जुनून सवार हो गया। इसी चक्कर में उसने खुद के देश के 3 लाख लोगों को मरवा दिया और 6 लाख एशिया के लोगों को भी भागने पर मजबूर कर दिया, जिसमें से 2 लाख इंडियन थे जो 70% टैक्स देते थे। लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया और आज युगांडा की क्या हालत है आप देख ही सकते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।